अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर माविया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स कौन सी होती है। यानी कि इधर मैंने ड्रा कर रखी हैं कि फोर्सेस हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं स्टूडेंट्स, या तो वो कांस्टेंट होगी या फिर वेरिएबल। तो कांस्टेंट फोर्स कौन सी होती है, ये मैंने लिख रखा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, यानी कि नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, एंड नो चेंज इन डायरेक्शन, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो मैंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को नो चेंज कर दिया, इसको हम कहते हैं कि ये फोर्स फिर होगी कांस्टेंट फोर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर किसी भी फोर्स की या वेरिएबल फोर्स की हम बात करें जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो, या इनमें से कोई एक कंपोनेंट चेंज हो रहा हो, तो हम उसे बोलते हैं कि ये फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो इधर हम लिख लेते हैं कि इसकी या तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है या फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। तो ये तो बात थी फोर्सेस की कि कौन सी फोर्स कांस्टेंट होती है और कौन सी वेरिएबल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि स्टूडेंट्स, हमने प्रोडक्ट लेना है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड, और फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, यानी जिस तरफ हम मूव करवा रहे हैं बॉडी को उसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, हम उसको और मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट लेंगे, वो हमारा होता है वर्क डन। सिंपल मैंने इधर लिख रखा है W विच इज़ इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये आप लोगों ने वर्क डन का फार्मूला पहले भी पढ़ रखा है स्टूडेंट्स। अब इसी डेफिनेशन को मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है, आप लोगों की बुक में गिवन है कि स्टूडेंट्स ये देखें, एक ट्रॉली है और उस पर कोई मैन या बंदा कोई भी फोर्स लगा रहा है, इस तरह फोर्स लगा रहा है और वो उसको मूव करवा रहा है। तो ये देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको इस तरफ मूव करवा रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने कहा है कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, और फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो स्टूडेंट्स, इधर हम फिर फोर्स के कंपोनेंट बना लेंगे, जो भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो हम इधर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके कंपोनेंट बनाएं तो लगा लें कि ये इसका फोर्स का कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं एफ साइन ऑफ थीटा, क्योंकि वाई कंपोनेंट को स्टूडेंट्स एफ ऑफ वाई हमें पता है कि एफ साइन थीटा होता है। इसी तरह ये अगर इसके कंपोनेंट, तो ये इसके बिल्कुल ऊपर ही आएगा, ये हमारा होगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट, इसे हम ले सकते हैं एफ कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो एक्स कंपोनेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी एफ कॉज ऑफ थीटा। तो इसमें प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हम लेंगे एफ कॉज ऑफ थीटा, यानी हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, और प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस तरह स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और यही हमारा वर्क डन का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट में आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए बी कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होता था, ए डॉट बी, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किनका, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, वो हमारा होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। जिस तरह हमने इसको ए बी कॉज ऑफ थीटा को ए डॉट बी लिख दिया है, इस तरह हम वर्क को भी
यानी कि ये एफ डॉट डी हम इसको लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, तो ये वर्क स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। स्टूडेंट्स अगर इधर हम इसके बात कर लेते हैं यूनिट की और डायमेंशन की, तो वो भी हम इसके निकाल सकते हैं। हमें पता है अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट्स में हमें पता है कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, फोर्स का सिंपल यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, और इसी तरह डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये हमारे पास बन गया न्यूटन मीटर इसका यूनिट। और अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें डायमेंशन, तो वो भी हम इसकी लिख सकते हैं, डायमेंशन भी हम सिंपल लिख सकते हैं। हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशन स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उधर हमने अच्छे से इसको डिस्कस भी किया था कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है mL/t-2, और डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की सिंपल लेंथ है तो L आएगा। इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो L मल्टीप्लाई होके हमारे पास L की भी स्केयर हो सकता है, यानी mL/2t-2, और ये है हमारी वर्क की डायमेंशन। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो वर्क की डायमेंशन होती है वो वही टॉर्क की भी वही डायमेंशन होती है और एनर्जी की भी वही सेम डायमेंशन होती है, क्योंकि इनका यूनिट सेम होता है। स्टूडेंट्स ये जो न्यूटन मीटर है इसको जॉल्स ने अपना नेम भी दिया है, इसको हम जॉल भी बोल सकते हैं, यानी कि ये जॉल के इक्वल भी हो सकता है। और जॉल की डेफिनेशन होती है कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करें और हमारा जो बॉडी है वो 1 मीटर तक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 1 जॉल के इक्वल होगा। ये सिंपल डेफिनेशन भी इसमें आ सकती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो आप लोगों की बुक में गिवन हैं कि हमारे पास थीटा 0 डिग्री पे क्या रिज़ल्ट देता है, थीटा 90 पे क्या देता है, या इससे बड़ा या छोटा, इस तरह की अजम्पशन है। तो मैंने उधर लिख रखी हैं, वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क की जो फार्मूला है वो है W विच इज़ इक्वल टू FD कॉज ऑफ थीटा। तो इसी से स्टूडेंट्स मैंने मैक्सिमम लिखा है कि वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री पे इसकी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर लेट करें कि हमारे पास एक बॉक्स है, और उसको फोर्स अप्लाई की जा रही है ऊपर की जानब, और डिस्टेंस भी वो ट्रैवल फिर किस तरफ करेगा, ऊपर की तरफ। तो अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी कि ऊपर की जानब मूव करवा रहे हैं। हमने बॉक्स एक उठाया है, फोर्स अप्लाई की है, उसको ऊपर की तरफ लेकर आए हैं, तो दोनों पैरेलल हैं, यानी थीटा 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे हमारा वर्क डन क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है FD कॉज अब थीटा की जगह 0 डिग्री स्टूडेंट्स पुट करें। हमें पता है कि कॉज 0 पे हमें वैल्यू देता है 1, तो ये हमारा वर्क डन जो होगा मैक्सिमम वर्क डन होगा इन केस ऑफ पैरेलल, यानी कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होते हैं या 0 डिग्री पे कहले होते हैं, तो ये हमारा वर्क डन जो होता है मैक्सिमम होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स वर्क डन 0 कब होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, या जब थीटा 0 हो तो वर्क डन क्या होता है, आप बोलेंगे मैक्सिमम होता है। इसी तरह 0 वर्क डन स्टूडेंट्स ये भी लेट कर लें कि एक बॉक्स है और एक आदमी उसको उठाकर उसको फोर्स लगाता है, यानी कह लें कि उठाता है और ऐसे मूव करने लग जाता है, आगे को उठाता है ऐसे और मूव करने लग जाता है, यानी कि इस तरफ मूव करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट लगा लें इसका, तो क्या एंगल बन रहा है 90 का। तो 90 के एंगल पे हमारा वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। अभी हम चेक कर लेते हैं, W विच इज़ इक्वल टू FD कॉज पुट कर देते हैं 90, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि कॉज 90 पे हमें 0 वैल्यू देता है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। इस तरह कॉज 90, या जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब हमारा जो वर्क डन होता है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होता 0 होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब थीटा हमारा 180 पे आए
या बॉक्स की बात कर लें कि बॉक्स किसी ने उठाकर ऐसे नीचे रख दिया, ऐसे नीचे फेंक दिया, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की, यानी दोनों 180 डिग्री पे हैं। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, फार्मूला सिंपल लिख लेते हैं, एफ डी कॉज, अब 180 पुट करते हैं तो कॉज 180 पे स्टूडेंट हमें पता है कि -1 होता है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ डी नेगेटिव में आएगा और ये नेगेटिव में मैक्सिमम रिज़ल्ट है, लगा लें कि जब हमारे पास कॉज 180 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में जो अजम्पशंस दी गई हैं वो कुछ इस तरह से दी है कि ये देखें, अभी हमने डिस्कस जो किया है, इधर 0 डिग्री लगा लें, इधर 90 डिग्री लगा लें और इधर 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स चेक करें कि 0 से लेकर 90 के दरमियान तक जो हमारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। 0 पे तो मैक्सिमम था ना, 0 से 90 तक, 90 पे जाके 0 हुआ है ना, 90 पे जाके तो बिल्कुल 0 हो गया। तो यहाँ तक जो हमारा वर्क डन था वो पॉजिटिव रहा और 90 पे आके 0, और इसी तरह 90 से 180 तक नेगेटिव, और 180 पे हमारा मैक्सिमम नेगेटिव रिज़ल्ट हमें मिला है। तो हम इसकी अजम्पशन में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों की बुक में स्टूडेंट्स गिवन है कि जब थीटा हमारा स्मॉलर देन होगा 90, ये देखें थीटा जो हमारा 90 डिग्री से छोटा है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो वर्क क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। सिंपल मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर थीटा जो है हमारा ग्रेटर देन 180 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 90 होगा, तो हमारा वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर चेक करें, 90 से जब एंगल बढ़ा जा रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव वर्क डन है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लिख सकते हैं। और इस तरह आप लोग अजम्पशन में ये भी लिख सकते हैं कि जब थीटा आप लोगों का 0 डिग्री होगा तो हमारा वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब थीटा 90 के एंगल पे होता है तो हमारा वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ अजम्पशंस जो आप लोगों के इस टॉपिक में गिवन है। अब हम नेक्स्ट इसकी ग्राफिकल मेथड करते हैं कि बाय ग्राफ हम किस तरह वर्क डन को शो करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में ग्राफिकली भी मेथड है कि ग्राफिकली हम किस तरह वर्क डन को करवा सकते हैं ग्राफिकली मेथड में। तो वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने फोर्स कर लेनी है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। इस तरह स्टूडेंट ये मीटर में लगा लें कि मैंने 10, 20, 30, 40 ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो फोर्स है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन्स, 15 और 20 न्यूटन्स। स्टूडेंट्स लगा लें कि फोर्स जो हमारी है वो 15 न्यूटन है, इसको लेट कर लें, और जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया है वो 40 है। तो कुछ इस तरह से ये वाला पॉइंट इसका बनेगा। तो इसका स्टूडेंट्स जो ये ग्राफ है या जिसमें ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर जो एरिया हमारे पास आ रहा है, ये वाला एरिया, ये हमारा वर्क डन के इक्वल होता है। ये आप लोगों के लास्ट में बुक में वो अजम्पशंस में ये दिया हुआ है कि जो हमारा वर्क डन कह लें, वर्क डन वो इक्वल होता है एफ डॉट डी, और ये एरिया अंडर दी ग्राफ होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs बन सकता है, इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इसकी खूब मेहनत करिए और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।